उपस्थित सांसद श्रीमान धर्मपुरी अरविंद जी, निजामाबाद शहर के प्रसिद्ध व्यापारी व कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान धनपाल सूर्यनारायण जी, అరవింద్ ధర్మపురి గారు కండువా కప్పి పార్టీలకు ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరెవరైతే మనము పేర్లను పిలుస్తామో వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు వేదిక మీదకి వచ్చి కండువా కప్పుకోవాలి. దీన్ని ఉదయ్ ఉపాధ్యాయ కోరుతున్నాను. अब मैं जल्दी जल्दी मंच पर आकर खंडवा प्राप्त करें। एम वासु, कृष्णा मालू, पवन राज गौड़, निखिल कुमार, महेश पांडे, विक्की अग्रवाल, संतोष धमे, आशीष चोपड़ा, कृष्णा मालू, पारस नागदा, नवीन, कुरा नागेश, भगवान उपाध्याय, आनंद राठी, मधु मालू, कृष्णा मोरे, गणेश पाराशर, रमेश पांडे, नितिन, ओम प्रकाश जी, कापरती श्याम, सैयद केफ, अहमद जावेद, हफीज, सोफियान, तबरेज, मोहम्मद शकील, अजय राम, राम जादव, प्रवन जागरे, इसी बीच हमारे निजामाबाद मंडल अध्यक्ष रोशनलाल जी बोहरा कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं उनका पवन मुंदड़ा मित्र मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ श्रीकांत झवर, योगेश दाइमा, दिनेश पांडे, शुभम झवर, संजय नागला, डॉक्टर अंकित जी अग्रवाल, सतीश कुमार जी व्यास, दीपक जी व्यास, गोपाल पंचारिया, घनश्याम जी व्यास, घनश्याम पारिक, विष्णु मुंदड़ा, अभिषेक जाजू, सभी से निवेदन है जल्द से जल्द मंच पर पधारें। और शरद जी मुंदड़ा, संतोष लोया, महेश मूक, पंकज आडा, विनोद जी मोदानी, सुनील जी दायमा, प्रवीण जी व्यास, सुनील जी मुंडेल,
श्याम जी तिवारी, नारायण उपाध्याय, विक्रम जी जाजू, प्रवीण जी मोदानी, पवन बंग, विष्णु जी कालानी, सचिन जी जोशी, जल्द से जल्द राजू महाराज, बाबूलाल जी, हाँ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं स्वयं उदय उपाध्याय। डॉक्टर नवीन मालू, उपाध्याय, डॉक्टर नवीन मालू। अरे ओम बन्ना, बन्ना भाई, ओम जी बन्ना, गंगा भीषण जी, आओ गंगाराम जी, మిత్రులారా, అక్కడ నిల్చున్న వాళ్ళు దయచేసి కూర్చోండి, ఎవరు కూడా నిల్చోవద్దు దయచేసి। జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु साबित करने का कार्य कर रही है, जो काफी हद तक सफल हो रहा है। और आगे हमारे मोदी जी का यही नारा आ गया है, 2026 के बाद भारत विश्व की पहली या दूसरी महाशक्ति के रूप में विकसित होगा। और इसी के साथ साथ सनातन धर्म से संबंधित हर एक कार्य बड़े ही उत्साह से संपन्न हो रहे हैं। और हिंदुस्तान किस श्रेणी में जा रहा है, हम लोग अपने आप को अपने धर्म से संबंधित प्रेषित करने में अब किसी प्रकार का संकोच नहीं रख सकते। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर हमारे मित्र पवन जी मुंदड़ा ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं यहाँ पे पधारे हुए आदरणीय बड़े भाई साहब अरविंद जी एवं सूर्य नारायण जी और सभा पे उपस्थित सभी महानुभावों को यही बताना चाहता हूँ कि पवन जी मुंदड़ा जीवन में किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहे अपने धर्म के लिए कभी भी आगे आकर कार्य किए हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को विदित है कि 19 वर्षों से राजस्थान भवन से हनुमान जयंती के अवसर पर जो ध्वज पद यात्रा निकाली जाती है, उस कार्यक्रम का शुभारंभ पवन जी मुंदड़ा के नेतृत्व में ही प्रारंभ हुआ। उसी कार्यक्रम को देखकर नगर के अन्य धार्मिक बंधुओं ने, अन्य संगठनों ने हनुमान विजय यात्रा, राम विजय यात्रा ऐसी शोभा यात्राएं प्रारंभ की, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी महानुभाव को यही बताना चाहता हूँ कि पवन जी मुंदड़ा चाहे राजस्थान भवन रहो, राजस्थानी सेवा समाज संघ हो, मारवाड़ी नवयुवक गणेश मंडल हो, या वर्तमान में हरिचरण स्कूल में भी
वे अभी उप मंत्री के रूप में सेवाएं दे रही है। उनके कार्यों में काफी ऊर्जा के साथ वे कार्य को करते हैं और उनके सभी साथीगण उनके हर कार्य में कदम दर कदम खड़े रहकर कार्य को पूर्ण करे जब तक तटस्थ रूप से खड़े रहते हैं। और मुझे यही आशा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर आपके सामाजिक राजनीतिक सेवा में कार्य के क्षेत्रों में आपको काफी उन्नति मिलेगी और बहुत ही श्रेष्ठ कदम आज आपने उठाया है। सारा राजस्थानी समाज, हिंदू समाज आपके इस कदम पर गर्व महसूस कर रहा है। मैं पुनश्य पवन जी को उपस्थित सभी जनसमूह की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की। धन्यवाद। आज हमारे बीच अतिथि मेहमान डी अरविंद जी, पार्लियामेंट सदस्य निजामाबाद, धनपाल सूर्यनारायण जी, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं मंच पर विराजमान बीजेपी के राजनेता नेता, गणमान्य नागरिकों निजामाबाद के सभी को मेरा जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं आज भारत के 77वें 10 साल से ही हम आज़ाद हुए ऐसा महसूस होता है हमें। जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल में आई है, जब से ही हमें असली आज़ादी मिली है ऐसा महसूस होता है। मैं जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में भारत दिन दुनी रात चौगुनी विकास कर रहा है और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, इससे प्रेरणा लेते हुए आज हमारे छोटे भाई पवन जी मुंदड़ा, जिन्हें मैं समाज के हर कार्य में आगे देखता हूँ, मेरे साथ हरिचरण स्कूल में भी वो कदम से कदम मिलाकर कार्य करते हैं। इनके कार्य का जुनून ऐसा रहता है कि कोई कार्य अगर अपने हाथ में ले ले तो वो पूरा करके ही मानते हैं। पिछले कई दिनों से मैं इनके संपर्क में हूँ। एक छोटे से काल पे आ जाते हैं और किसी भी प्रकार का काम रहो साथ में रह के काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं आज इनको बधाई देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर भारत का विकास संभव है तो इसी एक पार्टी के द्वारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनकी हम पिछले 10 सालों से जिनकी कार्यशैली हम देखते हुए आए हैं कि जो आदमी बिना रुके एक अच्छे काम करता है, वैसी कार्यशैली के देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता है और उसमें हम भागीदार बन रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको काफ़ी शुभकामनाएं देता हूं और आपको मंगल कामनाएं करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि निसंदेह हमारा राजस्थानी समाज चाहे आज से हो या भारत स्वतंत्र होने से पहले हो, हमारा मारवाड़ी समाज भारत देश के प्रति, हिंदुत्व के प्रति कभी भी अग्रणी रहा है। महात्मा गांधी की जो जीवनी का जिसने भी लिखी, उनकी किताबों में भी लिखा है कि गांधी जी को जब स्वतंत्रता मिली उनको पीछे से बहुत बैकबोन के बिड़ला जी जो कलकत्ता के हैं, उनका बहुत बड़ा हमेशा सहयोग रहता था, ये भी जानते हैं। राजस्थानी समाज चूंकि व्यापारी वर्ग ज़्यादा है और हमेशा इस कार्य के लिए हमेशा देश की स्वतंत्रता हो या कोई भी हिंदुत्व की बात हो, मंदिरों का डेवलपमेंट हो, हमेशा हमारा मारवाड़ी समाज आगे रहता है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पवन जी मुंदड़ा निसंदेह आज एक सही प्लेटफॉर्म पे आ गए।
उनके सामाजिक कार्य करने की क्षमता बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। वे स्कूल के जॉइंट सेक्रेटरी है ही हैं, अभी जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे हैं, और मारवाड़ी पंचायत ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हैं और काफ़ी काम देखते हैं, और हर किसी के घर पे कोई भी काम हो वो आप बिल्कुल पहुँच जाते हैं। मैं उनके जीवन की शुभकामना करता हूँ, और मैं यहाँ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अरविंद जी साहब के बारे में आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थानी शिक्षा समिति का जब 75वां साल का जो प्रोग्राम था, और चूंकि वो भी अपने राजस्थानी समाज का ही है, उसमें हमारे को अरविंद जी ने इतनी मदद की कि हम कभी भी उनको भुला नहीं सकते। हमको 75वें साल के प्रोग्राम में लोकसभा के स्पीकर ओम जी बिरला को जो है मुख्य अतिथि के रूप में फाइनल करना था। मैं, सीताराम भाई पांडे और श्रीवल्लभ जी साडा दिल्ली गए थे, तो अरविंद जी साहब ने हमारा पूरा रहने का इंतजाम, उनसे मिलवाने का इंतजाम और उनसे प्रोग्राम फाइनल करवाने का भी पूरा फाइनल करवाया था। ये तो कोई इंसिडेंट था, वो कोरोना आ गया और वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वरना हम ओम प्रकाश जी बिरला जी को जो है मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद भाई जी के सामने देखते थे। रही बात सूर्य नारायण जी की, मैं समझता हूँ वो हाफ नेकर से फुल नेकर हम सबके साथ भी बड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, और रोशन जी बोरा जो हमारे समाज से आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अपने समाज की तरफ से कर रहे हैं, उनके साथ पवन जी 1 और 1 11 होकर अपने समाज को पूरा प्रतिनिधित्व देंगे, और सब लोग जो है मिलकर उनको हमेशा सहयोग करेंगे, और उनके दोनों के भी अच्छे जीवन की, और विशेषकर पवन जी अब नए जुड़े हैं और आगे जीवन की जो है उनकी शुभकामना करते हुए అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో భాగంగా పెద్దలు जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और पूरा राजस्थानी समाज और पधारे हुए भाइयों, आज का दिन हमारे मारवाड़ी समाज के लिए गौरव में और एक गौरव का विषय बन गया है। वैसे ही मारवाड़ी समाज भारतीय जनता पार्टी बोलकर नहीं, जो हमेशा हिंदू हित की बात करते हैं उनका हमेशा समर्थन करता आया है। जनसंघ के जमाने से राजस्थानी समाज हमेशा जनसंघ से जुड़ा, बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। आज एक ऐसे कार्यकर्ता हमारे समाज में जो जिनका नाम पवन है, बट पवन बोले तो हवा, हवा जिस वेग से चलती है, जिस तेजी से चलती है, उसी तरह हमारे पवन जी का कार्य भी उसी तेजी से चलता है। वो जहां खड़े होते हैं वो कार्य सफलता की गारंटी है, और वो उन्होंने सही समय पर सही पार्टी का चुनाव किया। भाइयों, एक बात आज मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पर पहुंच गई है कि उससे हमारी जरूरत नहीं, हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। क्योंकि 1000 साल पूर्व जो हमने गौरव खोया था, हमने जरूर आजादी पाई, पर जो हमारे मापदंड थे, जो सनातन धर्म के जो सिद्धांत थे, उन्हें वापिस देश में सनातन का परचम फहराने वाली आज एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, जो इस राष्ट्र को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर हमें हमारा पूर्ण वैभव लौटाए। ऐसी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, और मैं आशा करता हूं कि पवन कुमार जी इस पार्टी में हमेशा आगे बढ़ेंगे और हमारे लोगों का हमेशा उनको समर्थन मिलता रहेगा। भाई अरविंद जी के बारे में अभी ओम नारायण जी ने कहा, हम लोग बिरला जी को बुलाना चाहते थे, हम आश्चर्य में थे। हम पहुंचने के बिरला जी से टाइम लेकर मिलना महीनों निकल जाते हैं। हम वहां जाने के बाद सिर्फ 1 से 2 घंटे में अरविंद जी ने हमारे को बिरला जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। तो ये उनका एक हमारे समाज के प्रति महत्व है। और सूर्य नारायण जी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, पूरा उनको गांव जानता है। हमारे निजामाबाद शहर के अगर भामाशाह में उन्हें कहूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसे हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता और हमारे उन्हें भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। भाई रोशनलाल जी बोहरा, राजेंद्र पांडे और जो भी भारतीय जनता पार्टी में पहले से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग आगे मिलकर हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी को मजबूत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पवन जी के साथ आज मारवाड़ी, गुजराती, तेलुगु के अलावा
5-6 नाम ऐसे थे मुस्लिम समाज के लोग आज उनके साथ आकर पार्टी में शामिल हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि ये एक निजामाबाद से एक ऐसा कदम चालू हो रहा है कि एक समय आएगा अगले 5-10 साल में पूरे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही पार्टी जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी का नारा देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय कम है। मैं पवन जी मुंदड़ा को बधाई देता हूं, हमारे सूर्यनारायण जी, अरविंद जी और जो भी पदाधिकारी अध्यक्ष जी, श्रीधर जी, सभी को मैं साधुवाद देते हुए अपने चरणों को विराम देता हूं। जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी की देश के प्रति कर्मनिष्ठा व भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए सांसद धर्मपुरी अरविंद जी का कार्यक्रमों के प्रति और प्रेम धनपाल सोनिया जी का कार्यकर्ताओं के प्रति ममतामय संबंध और सब देखकर मैं आज बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होने आया था और ज्वाइन हो गया हूँ। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज के ज्वाइन करें। और साथ ही साथ मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे परिवार, मेरे समाज सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीताराम जी पांडे जी, ओम नारायण अटल जी, श्याम अग्रवाल जी और भाजपा के मंडल अध्यक्ष रोशनलाल बोरा जी, म्यूनसिपल फ्लोर लीडर श्रीमती स्रवंती रेड्डी जी और मंच पे उपस्थित भाजपा के कारपोरेटर भाई लोग और मंच के सामने सभी मारवाड़ी भाइयों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की नहीं बल्कि एक विचारधारा है। देश के प्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक प्रधान सेवक के रूप में निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है। आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के अथक प्रयासों से हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और वर्ष 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। यही सिर्फ और सिर्फ भाजपा एनडीए सरकार के शासन से ही संभव है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना जिनमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना, अटल पेंशन, हर घर जल जैसी अनेक योजना का लाभ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। इससे यह साफ नजर आता है कि भारतीय जनता की एक मात्र ऐसी पार्टी है जो देश की जनता के सर्वजन विकास के प्रति कर्तव्यनिष्ठ एवं निस्वार्थ भाव से सक्रियतापूर्वक कार्य कर रही है, जो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रहे हैं। इसके लिए विपक्षी दल जनता को गुमराह करने के लिए नई दुकान पुराना पकवान की तर्ज पर इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर बना हुआ है, जिसमें कोई बाराती नहीं बल्कि सभी दूल्हे बनकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। भाजपा ही आज विश्व की सबसे बड़ी एवं अनुशासित पार्टी है, जिसने एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया और यह केवल भाजपा में ही मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में निजामाबाद जिला के लोकप्रिय सांसद श्री अरविंद धर्मपुरी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र का बहुमुख विकास करने के लिए निरंतर काम में लगे हुए हैं। इस विकास में कुछ कई
विकास में माधव नगर के आरओबी और कई आरओबी निजामाबाद जिला में हो रहा है। और इस बीच में 53 करोड़ से निजामाबाद रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट वो भी हमारे प्रिय नायक अरविंद जी के नेतृत्व में हो रहा है। आगामी तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का ही डबल इंजन सरकार बनना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनहित कार्यों से प्रभावित होकर आज देश का युवा बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहा है। इसी कार्यक्रम के आज निजामाबाद शहर के युवा नेता पवन मुंदड़ा अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सांसद श्री धर्मपुरी अरविंद जी के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपने संभाषण को पूरा कराऊं। भारत माता की जय श्री राम। अपनी बातों को बेबाकी से कहते हैं और कोई भी रहो खुल्लम खुल्ला सीधी बात कर देते हैं। हमने उनकी स्पीचें काफी सुनी है, जिन्हें दो टूक बात करते हुए कभी भी हिंदुत्व विरोधी शक्तियों को जवाब दिया है और कभी भी तटस्थ रहकर हिंदुत्व से संबंधित हर कार्यक्रम को सफल बनाया है। आदरणीय निजामाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद भाई साहब अरविंद जी, धर्मपुरी अरविंद जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को भारत का 77 इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं। आज के सभाध्यक्ष, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष रोशनलाल वोरा जी, सीनियर नेता स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण जी, निजामाबाद असेंबली कन्वीनर पंचरेड्डी लिंगम जी, निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फ्लोर लीडर श्रवंती रेड्डी जी, कॉरपोरेटर लावण्या जी, जिला के भाजपा के जनरल सेक्रेटरी भूतांकर लक्ष्मीनारायण जी, कॉरपोरेटर सुधीर जी, थोड़े कॉरपोरेटर्स के पति, और श्री ओम नारायण अटल जी, श्याम अग्रवाल जी, सीताराम पांडे जी, मेरे मित्र राजेंद्र पांडे जी, और यहाँ पर पधारे मेरे पूरे भाइयों। आज पवन मुंदड़ा जो मारवाड़ी मंच के अध्यक्ष है निजामाबाद जिला के, उनको भारतीय जनता पार्टी में हृदयपूर्वक मैं स्वागत करता हूं। पवन भाई, 6 साल पहले आज ही के दिन 2017 में मेरे घर में धमाका किया था। मैं मेरे पिताजी को थोड़ा झटका लगा। बैठो बैठो। हिंदू पेपर में, ईनाडू पेपर में 15 अगस्त 2017 को मोदी जी पे बड़ा इश्तेहार, 2-2 पेजों का इश्तेहार दिया था, और उनको एक दिन पहले शाम में बोला 9 बजे प्रिंटिंग चालू होने के बाद, नहीं तो प्रिंटिंग बंद करा दो। तो 6 साल के बाद आपको भी इसी दिन भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करने का मुझे खुशी की बात है। और
ये जो राजस्थानी समाज का ये जो अपना भवन है, मेरा बचपन के यादें भी जुड़े हुए इससे। मेरे पिताजी के साथ आता था, इलेक्शन के टाइम में पूरे गद्दियां डालते थे नीचे। आप मैं कॉर्नर में खड़े रहता था, वो आके पिताजी का भाषण सुनते। बहुत सारे लोग, मैं आज पवन जी के साथ आज भाजपा में शामिल हुए, उन लोगों को, थोड़े लोगों को मैं पिताजी के साथ देखा, शायद कांग्रेस में थे। आज उनको पट्टा पहनाने का जो अवसर मिला मुझे, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आई एम लकी टू वेलकम यू इन टू बीजेपी। और बचपन के 2-3 इलेक्शन में मैं यहाँ पे आए सो याद है। फिर मेरे इलेक्शन में लगभग एक 7-8 दिन पहले, पोलिंग से पहले, आप लोग बहुत ही प्यार से भाजपा का एक मीटिंग यहाँ पर लगाए। मैं मेरी पत्नी के साथ आया था उस दिन, और अभी आप सभी से मिलकर उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था। पहले से भी कॉन्फिडेंट ही था मैं। वो दिन आप सबसे मिलकर जैसे कोई बात कर रहे थे, पवन में ऊर्जा है। पवन में ही नहीं भाई, पूरा राजस्थानी समाज में ऊर्जा। तो आपको वो दिन मैं बोल के गया, सर मैं अभी निजामाबाद टाउन में नहीं आऊंगा वापस, मैं तो गाँव में फिरने वाला आदमी, मुझे गाँव में फिरना पसंद आता है। और वो दिन वो मेरा वो कैंपेन का लास्ट ये था, कैंपेन मीटिंग था यहाँ पर। फिर आप लोग सभी लोगों के आशीर्वाद से भाजपा यहाँ पर जीता। और मैं दिल की बात आपके सामने रखता हूँ आज। एमपी बनने के बाद पहले मैं 2020 मार्च 17 के दिन 1-to-1 मोदी जी के साथ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट था। उससे पहले मैं मेरे फैमिली के साथ एक बार मिला, ग्रुप में 2-3 बार मिला, एमपीज के ग्रुप में। बट 1-to-1 मोदी जी को 17 मार्च 2020, एक हफ्ता पहले लॉकडाउन से मैं मिला। कई बातें हुई, चर्चा तेलंगाना का हुआ, चर्चा आंध्रा का हुआ। एक बात लास्ट में मैं कहा उनसे, सर मैं, लोग मुझे पागल बोले, इतने बड़ा कांग्रेस का नेता, फिर वो टीआरएस में जाके 1 ही साल हुआ राज्यसभा एमपी बनकर। सर मैं पागल तो हूं। उस दिन एक बात उनसे कहा मैं, सर मैं बचपन से बहुत राजनीति देखा, सरकार बदलते हुए देखा। पिताजी एक मुख्यमंत्री के अलावा बाकी के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पोजीशंस देख लिए। केंद्र के मंत्री, राष्ट्र के मंत्री, राजशेखर रेड्डी जी जैसा नेता अपने हमारे घर से 2-2 बार बी-फॉर्म लेकर 294 बी-फॉर्म्स 2 बार, फिर 42 एमपी के बी-फॉर्म्स 2 बार, और 2 बार विजयी हुए। जी श्रीनिवास जी कांग्रेस के अध्यक्ष के जैसे। मेरे को एमपी एमएलए बनने में शौक नहीं है साहब। 1984 में 1984 ना, 1984 में भाजपा के 2 सांसद थे। एक था ए.के. पाटिल जी कुछ गुजरात से, और दूसरे थे जंगा रेड्डी जी अपने हनमकोंडा से। आज गुजरात का भाजपा कहां है और तेलंगाना का भाजपा कहां है?
मुझे कोई एमएलए, एमपी, मंत्री ये सब बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बनाए तो चलो काम कर लेंगे, ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी। एमपी बनो, कार्यकर्ता रहो, मोदी का भक्त रहो या मंत्री बनो, ऊर्जा तो वही रहेगा। पर मुझे आप जो गुजरात में भाजपा को बनाए 84 के बाद, वो मैं तेलंगाना में बनाना चाहता हूं। ये शौक है मुझे। बाकी पद वद तो बहुत आएंगे आपके आशीर्वाद से। मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जो भी इलेक्शन मेरा पार्टी लड़वाया मेरे से, फिर आपके आशीर्वाद से फिर जीत जाएगी। और जो कोई भी मेरे ऊपर लड़ना चाहते हैं उनको इधर आना पड़ेगा। उनको वो दूसरी जगह गए तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके पीछे जा रहे, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हमारे पवन भाई ज्वाइन होते ही अभी बोले मेरे से कान में, अरविंद भाई जब भी आप कॉन्स्टिट्यूंसी आओ मेरे को मैसेज डाल दो, मैं आपके ग्रुप में फिरूंगा। भाई मेरा कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है मेरा। मैं एक बार दिल्ली में बैठा हुआ था, ईटल राजेंद्र जी आए, उनके पीछे 10-15 लोग आए। वो एमएलए, दिल्ली तो आना जाना नहीं रहता उनका। मैं तो एमपी हूँ, 4-5 महीने तो मैं उधर ही रहता हूँ। मैं घर नहीं लिया जब एमपी बना। पिताजी भी एमपी थे तो उनके साथ ही रहा। मकान बड़ा है, लॉन में बैठा था अकेला। आए, अरे अरविंद तुम क्या है, तुम अकेले रहते, बोर नहीं मरता? नहीं अन्ना, मेरे को अकेले तो बहुत खुश रहता हूँ मैं। उधर ही बैठ के पूरा राजनीति दिमाग में चलते रहता, अकेला है जब ज्यादा सोचता हूँ। आरमूर में कौन, कोरुटला में कौन, निजामाबाद में कौन, सातों के साथ सीट कैसे जीतना। मोदी जी को तो बड़ी बात कह के आ गए। तेलंगाना को गुजरात बनाने में अगर समय है, पहले निजामाबाद को तो बना दो, पार्लियामेंट क्षेत्र को तो बना दो, वो देखेंगे ना वो। और भाजपा में ऊपर आना बोले तो कोई शॉर्टकट नहीं रहता, कोई शॉर्टकट नहीं रहता। एक ही रूट रहता। मेहनत करो, कार्यकर्ता के जैसे आगे बढ़ो, काम करते जाओ, राम का नाम लेते रहो, भारत माता की जय कहते रहो। एक चीज मैं कांग्रेस में और इसमें भाजपा में एक बड़ा डिफरेंस क्या है, उधर बीफॉर्म मार्केट में मिलता, यहां पे काम कर लो बीफॉर्म घर पे आता। इनका इंटेलिजेंस बहुत डेंजर है। तो ईटला जी को कहा था मैं, अन्ना मेरे को अकेला रहना, अगर मेरे को अकेला टाइम मिला ना मैं हैप्पी रहता हूँ, मेरी खुशी होती है मुझे। जब भी मेरा दिमाग ज्यादा चलता, अगर लोग ज्यादा है कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पूरा लोग ही रहते, सुबह से रात तक लोग ही रहते। हैदराबाद में भी आजकल बिजी है। दिल्ली में जब अकेला रहता हो ना, पार्टी निजामाबाद में वही तभी बढ़ती ज्यादा। तो वो सुन के चले गए, वो भी सुने होंगे पागल है थोड़ा सा। और कोई चैनल्स दिखा रहे, मैं सीधा, कोई बोले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ। हमारे राजेंद्र जी बोले शायद, ये चैनलों में मत देखिए आप कौन कैंडिडेट बन रहा, कौन कैंडिडेट नहीं बन रहा। आपका दिल का बात मुझे मालूम, आपकी दिल की बात पूरा मालूम है मुझे। यहां पर आप जिससे प्यार करते, जिसको वोट डालेंगे और दलाएंगे, जिसको आप जिताएंगे, वही कैंडिडेट बनेगा। और ये कांग्रेस बढ़ रहा है, ये चैनल एक नेक्सस है साहब। ये नेक्सस में केसीआर रहता, उसका पैसा रहता, वो पैसा वया कांग्रेस पार्टी के नेता वो चैनल को पहुंचता, वो चैनल कांग्रेस को बढ़ाता।
भाजपा को नीचा करता, पर भाजपा में एक या दो नेताओं को बड़ा करता। फिर ये सब एक नेक्सस है, इससे केयरफुल रहना है। वो भाजपा को टारगेट करते हैं चैनल, पर भाजपा में एक या दो नेताओं में प्यार भी रहता है उनको। वो प्यार किस तरह के प्यारे लोग समझ जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, पूरे सातों के सातों सेगमेंट में जो जीत सकता है उसी को ही टिकट मिलेगा। जिस बंदे को मोदी पे पागलपन है और पिताजी के बारे में भी नहीं सोचा, तो उसको कैंडिडेटों पे क्या रहता इंटरेस्ट? जो जीतेगा वही कैंडिडेट रहेगा, जो घोड़ा तेज भागेगा कमल का निशान को वही लेकर जाएगा। तो इसलिए पवन को बोल रहा हूं, कोई न सर्कल, मेरा सर्कल यही है भाई, इस पे ही चलता पूरा। आप सबके आशीर्वाद से मैं जब से ज्वाइन हुआ, आप लोग देख रहे हैं मुझे। आप लोग इससे पहले एमपीस को भी देखे। एक एमपी क्यों हारी? करप्शन के वजह से हारी, एरोगेंस के वजह से हारी। आज मैं गर्व से कहता हूं, मोदी भक्त के जैसे आया, आज तक 4.5 साल हो रहे, लगभग 4.5 साल हो रहे, एक भी करप्शन का एलिगेशन नहीं है। 4.5 साल हो गए और 15-20 साल भी हो जाएंगे, एक भी करप्शन का एलिगेशन नहीं आएगा। मैं आ रहा था तो अपना फ्लाईओवर चढ़ के आया। मेरे बचपन में पिताजी वो एक फ्लाईओवर बांधे तो पिताजी को कितना गुडविल मिला मेरे को याद है। जब रमेश डालिया आया, वो रमेश डालिया को बोल दो पूरा शहर पूरा मालूम पड़ जाता बोल के बोलते थे मेरे। आज मोदी के नेतृत्व में रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बढ़ रहा है कि आज माधवनगर जब कब से रुका हुआ था, कितना प्रेशर लगाए हम सरकार पे, पैसा केंद्र से भी आता है, यहाँ पे प्रेशर कितना लगाए, काम करना पड़ रहा उनको। आरमोर में 3 दिन फ्लाईओवर हो गए, एक तो इनाग्रेशन भी कर दिया हमने। अरसपल्ली में लगभग 140 करोड़ से वहां पे काम चालू हो गया। बोधन का जो मेन रोड पे वहां पर अंबेडकर चौरास्ता से थोड़ा आगे जो वहां पर है, वो भी काम चालू होने वाला है जल्दी। आज 5-5, 6-6 फ्लाईओवर हो जा रहे, वो कोई बड़ी न्यूज नहीं है। उन दिनों में वो बड़ा न्यूज था, एक फ्लाईओवर यहाँ। मोदी के जमाने में इसलिए बोलते मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा हर शहर में है, हर जिले में है, देश भर यही है इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल। जो स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर आज बढ़ रहा है देश में, हर डिपार्टमेंट में, और मोदी जी कई स्पीचों में आप भी सुने होंगे, वही बेंच है, टेबल है, वही कलम है, वही अफसर है, वही दफ्तर है। पहले काम नहीं हुआ, आज काम जोरों में चल रहा है। अभी पवन के साथ मुसलमान भाइयां भी थोड़े आज भाजपा में शामिल हुए। आप उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा माइनॉरिटी एरिया में जाकर प्रेस मीट में उधर ही लगाया, तो वो जरा 4-5 दिन पोस्टपोन हुआ। कुल्लम कुल्ला बात करने जा रहा था मैं उधर। रिसेंटली इलेक्शन आ गया ना, केसीआर को मुसलमान याद आ गया एकदम। दलित बंधु करके एक मुसलमान बंधु भी चालू किया।
क्या सोचा, कब सोचा, रात में सोचा या दिन में सोचा 1 लाख रुपए अनाउंस कर दिया। वो शायद भूल गया 10 लाख रुपए दलित बंधु को दे रहा हो। मीडिया वाले आए रिसेंटली, कल परसों 2-3 इंटरव्यू हुए। मैं पूछा भाई दलित अपने पास पिछड़े हैं? हाँ है। इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है। पॉपुलेशन कितना है? लगभग 15% है। मुसलमान कितने हैं तेलंगाना में? लगभग 14-15% रहेंगे, 1-2% इधर उधर हो सकते। सोशली पिछड़े हैं? बिल्कुल है। इकोनॉमिकली पिछड़े हैं? बिल्कुल है। फिर 1 लाख दे तो उधर 10 लाख दे रहे, इधर 1 लाख दे रहे। ये मुझे समझ में नहीं आया। पूछा आप लोगों में किसी को, मुसलमान भाइयों को समझ में आया तो बताओ। बस इलेक्शन आ गया, वोट चाहिए, गब्बा कुत्ता वोट मिलता, कम पैसे में भी मिल जाता, कम पैसे में भी मिल जाता। सोच देखिए मुसलमान के, उनके ऊपर केसीआर का सोच देखिए। इनको क्या है, भाजपा स्ट्रांग रहेगा, भाजपा बढ़ रहा तो भाजपा को दिखाओ, डराओ, कुछ भी दो भाई, वोट ले लो। मुसलमान भाइयों को बोल रहा हूं मैं, ये देश में अगर कोई सेक्युलर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है। आयुष्मान भारत दिए, 5 लाख रुपए हर साल आपको हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है। मुसलमान देश में जितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ आज के दिन आयुष्मान भारत में। हर साल 5 लाख इस्तेमाल हो रहा है। 7वां साल होगा या 8वां साल होगा, थोड़े लोगों को क्रॉनिक बीमारी रहती, जैसे टीबी हो गई, जैसे डायलिसिस का, किडनीज का फेलियर हो गया, डायलिसिस करना पड़ता सालों भर। ऐसे लोगों को हर साल 5 लाख रुपए मिल रहा। 3.5 से 4 करोड़ तक मकान बन चुके। उसमें जितना मेरा जानकारी है 17 से 18% मुसलमान है, महिला है उसमें। 2-2 लाख रुपए लगभग दे रहे हैं मोदी जी। फिर स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा पैसा स्टेट गवर्नमेंट डाल रहे, मकान बना के दे रहे। वो हर साल 5 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया। और केसीआर क्या बात कर रहा भाई, 2000 पेंशन बात, 2000 पेंशन। उनको मैं नियम अनुकोवाल నేను అమాయకులు అనుకోవాలనా? ये प्रशांत रेड्डी बात करता है, यहाँ पे गणेश गुप्ता बात करता है, या कविता बात करते रहती। हम 2000 रुपए दे रहे, भाजपा के कोई स्टेट में 2000 रुपए पेंशन दे रहे क्या? अरे तुम लोग पागल है या तुम लोग को अकल है? वहां पे उन्होंने हर साल 5 लाख रुपए दे रहे, 2-2 लाख लगा के मकान बना के दे चुके। आपके 2000 कब पहुंचना भाई वो लेवल पे? हम लोग रैतु बंधु दे रहे, 10,000 दे रहे, बाकी के स्कीम्स पूरे बर्बाद कर दिए। उन्होंने मोदी जी फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी वगैरह वगैरह पे 25,000 रुपए सब्सिडी पर एकड़ दे रहे और 6,000 रुपए सम्मान निधि दे रहे। 30 से 35,000 के बीच में हर एकड़ को, हर किसान को, गरीब किसान को मिल रहे। ऐसा कंपेयर करते जाए तो 2000 रुपए, आप 10,000 दे रहे, बाकी के स्कीम्स पूरे बंद कर दिए। बोनस देते थे, पहले सरकार बोनस देते थे। आप लोग व्यापार में है, पैडी पे बोनस देते थे, क्विंटल पे 50 रुपए देते थे 20 साल पहले। रेट मार्केट में कम हो गया किसी चीज का, MIS का स्कीम इंप्लीमेंट करते थे। कोई ज्यादा बारिश हो गया, फसल खराब हो गया तो या इंश्योरेंस रहता था या वो लोग सरकार मदद करता था, सब बंद हो गए हैं। वो एक सिस्टम में मोदी जी सरकार चलाते, वो सिस्टम को मजबूत करते।
ये फ्री 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 हम भी दे रहे भाई, फ्री आपसे कहीं गुना ज्यादा फ्री दे रहे हैं, पर एक सिस्टम में दे रहे हैं, हेल्प के लिए दे रहे हैं। SC ST बच्चा विदेश जा रहा है तो 25 लाख तक उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एजुकेशन पे दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पे दे रहे हैं, हाउसिंग पे दे रहे हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे रहते हैं, आप लोग सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, व्यापारी है, आप अगर बात कहें तो वो 100 लोगों के पास पहुंचता। तेलंगाना राष्ट्र में हाउसिंग डिपार्टमेंट नहीं है, उधर हाउसिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो मैं मुसलमानों भाइयों को पूछ रहा हूं, कौन सा डिपार्टमेंट आपको घर बना के देगा? 1800 से ज्यादा लोग हाउसिंग डिपार्टमेंट में रहना चाहिए। 400 लोग है, वो 400 से 500 लोगों के बीच में है। सब लोगों को डिप्यूटेशन दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा है, हाउसिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। यूसीसी आ रहा, यूसीसी लेकर 370 निकाल, 370 क्या हो गया भाई? कुछ हुआ? 370 निकाला, कुछ हुआ? कश्मीर आना जाना इजी हो गया, यूसीसी लाते क्या होता? मुसलमान को फायदा होता, मुसलमान बेटी को फायदा होता। हमारे पास कोई बुजुर्ग गुजर गए तो उनका जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को बेटी को समान चले जाएगा, इक्वल राइट्स आ जाएंगे, जेंडर इक्वालिटी आता। मुसलमान औरत को सिक्योरिटी मिलता। हमारे उसमें अगर डिवोर्स देना है तो एक प्रोसेस की तरह जाना है, उनको सिक्योरिटी देना है, बच्चों का सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देना पड़ता। वो मुसलमान औरत को भी वही आएगा, नहीं दे सकते तलाक, इजी सिस्टम में जाना पड़ता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर फैमिली आगे बढ़ा अच्छी बात है, इसमें नुकसान क्या है? पूरा विदेशों में ये एक ही लॉ रहता, सिस्टम मजबूत करना है, बस राजनीति करो, बीजेपी को दिखा के डराओ। क्या हो गया भाई? मोदी जी अभी 9 साल 10वें साल में है, कुछ हुआ? कुछ खिलाफ करे मुसलमान? एक बताओ क्या खिलाफ करे? मुझे जानकारी नहीं है करेक्ट। आपका जो हज यात्रा है उस पर भी कोई सब्सिडीज वगैरह बढ़ा है? इसीलिए कहता हूं ये देश में कोई सेक्युलर पार्टी है वो सिर्फ भारतीय। बहुत बहुत खुशी हुई फिर राजस्थान भवन आके, बहुत बढ़िया कार्यक्रम भवन जी, फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए, कोई अपने को कि मेरे को तो आज तक 4.5 साल हो गए, मुझे क्या मिल रहा भाजपा से सरकार से मैं आज तक नहीं सोचता। सुबह उठे तो भाजपा को कैसा बढ़ाना यही रहता मेरे दिमाग में। बहुत सारे लोग आए, एक आध चले जाए, जो इनसिक्योर है, जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चले जाए। पर यहाँ पर आज मैं बहुत ही गर्व से कहता हूँ, निजामाबाद पार्लियामेंट में सातों के साथ बीआरएस वर्सेस बीजेपी है और बीजेपी जीतने का उम्मीद बहुत ज्यादा है। एक दो जगह शायद थोड़ा सा वीक होगा, पर लास्ट में जो आप लोग माहौल बनाएंगे, मोदी जी जो माहौल बनाएंगे वो भी निकल जाएंगे साथों के साथ। आपके आशीर्वाद से कमल खिलेगा सातों जगह। आज फिर से बेहतरीन शाम, वेरी प्लेजेंट इवनिंग। खाना भी तैयार हो गया शायद, रेडी है, तो ज़्यादा समय नहीं लेऊंगा आपका। बस आपका सपोर्ट, मोदी जी को आपका आशीर्वाद ऐसे ही लगा रहे, हमेशा लगे रहे।
तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बनने का ऐलान कर लिए और इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का भी वो वादा कर चुके। आज भी शायद स्पीच में मैं इधर उधर भाग रहा था, सुबह स्पीच फुल नहीं सुना, कोई बोल रहे थे कि फिर अगले साल फिर रेड फोर्ट पे आके फिर झंडा फहराऊंगा करके बोल दिए जुगल किशोर जी। तो चलिए मोदी के नाम पे देश को आगे बढ़ाएंगे, भाजपा को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।